सो हेलो गाइस, तो आपको पता है इस सीरीज में 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आपसे पूछ रहे हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने? थरमन षणमुगरत्नम बने। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने, इनका नाम याद रखना। और इन्होंने किनका स्थान लिया, या यूं कहूं कि इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थी? हलीमा याकूब। वो सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति थी। सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर डॉलर करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लूंग। अभी शेरेथा थाविसिन याद होगा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। पेट्री ओरपो, ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, फिनलैंड के भी नए राष्ट्रपति बन गए हैं अभी फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो बताओ उनका नाम क्या है। मैंने इसको ट्रिक से भी आपको याद करवाया था, अगर वो भी आप बता दोगे तो काम चल जाएगा आपका एग्जाम में। बाकी लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे, ये एडगर रेंकेविक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली? तो A+। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। वैसे ये A+ रेटिंग स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं और वियतनाम सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उनको भी दी गई है, लेकिन ये हमारे भारत के हैं तो उनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी न्यूज है। A+ रेटिंग मिलना अच्छी बात है। तो आरबीआई की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस के रूप में। थीम है बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाएं। पहली बार 2009 में मनाया था। अगला प्रश्न है, किसे ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शांता थोटम को। ये तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं शांता थोटम, जिनको अभी मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनको ये पुरस्कार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। अब आप लोग मुझे बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 ये किससे संबंधित है? और वैसे इस क्लास को अगर कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं या नए नए देखना चालू किए हैं तो उनको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। तो वो आपको याद होने चाहिए। हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। ऐसा नहीं है एक साल के लिए जैसे नोबेल पुरस्कार होते हैं ना, 2023 के याद कर लो फिर 2024 में नए आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 2030 तक वही रहने वाला है। और यहाँ से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसका ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। वीडियो देख लेना, जाकर के सर्च मारना सिंपल सा, क्रेक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स। बाकी ललित नटराजन का नाम जानते हो, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला था बाल श्रम उन्मूलन के लिए। और डॉक्टर नित्या इब्राहिम यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला था। फिर आपसे पूछ रहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे के नए अध्यक्ष कौन बने? आर माधवन बने थे। और याद रखना इसका मुख्यालय पुणे में है। अगला प्रश्न है कि अभी सितंबर 2023 में भारत के पहले सूर्य मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV-C57 से। तो पढ़ चुके हैं हम, भारत का पहला सूर्य मिशन है ये आदित्य L1, जो कि लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। इसरो ने लॉन्च किया था कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? PSLV-C57 से। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे L1 मतलब हो गया लैग्रेंज पॉइंट 1, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये एक ऐसा बिंदु है जहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी कि न तो वो सूर्य की तरफ, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से उसकी तरफ जाएगा, ना पृथ्वी की तरफ आएगा, वहीं पे रहेगा। और ये वहां पे पहुंच भी चुका है। आप बताओ अभी जनवरी में पहुंचा था, किस डेट को पहुंचा था? इसमें अगर बात करें पृथ्वी से L1 की दूरी कितनी है? 15 लाख किलोमीटर है। इस मिशन के प्रधान वैज्ञानिक थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाह जी। अमेरिका का भी एक सोलर मिशन है, उसका नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 का आयोजन हुआ था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था 85.71 मीटर दूर भाला फेंक करके। गोल्ड यहाँ पे जैकब ने जीता था, चेक रिपब्लिक के हैं ये। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी हंगरी के बुडापेस्ट में, वहां पे तो नीरज ने गोल्ड जीता था। यहाँ पे ये गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे। वहां पे उन्होंने 88.17 मीटर दूर भाला फेंका था। टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड जीतने वाले, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट भी बने थे। नीरज चोपड़ा इनका नाम है। इन्हीं के
सम्मान में टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि इन्होंने 7 अगस्त 2021 को वो गोल्ड लेकर के आए थे, तो 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं, आपको बताइए। याद रखना इनका संबंध जेवेलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है। फिर पूछ रहे हैं अभी पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की, तो आंसर होगा रशिया ने। अब ये इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, वैसे तो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में डिटेल में समझा चुका हूं, फिर भी अगर मैं आपको हल्का सा बताऊं तो ये एक नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग होती है। मतलब यहाँ पे आप जो पैसा जमा करोगे उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो इस्लामिक लॉज होते हैं उनके खिलाफ होता है, क्योंकि इस्लाम में मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। उसमें कहा गया कि मनी के बदले, पैसे के बदले हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये जो इस्लामिक बैंक होते हैं, यहाँ पे मुस्लिम जो लोग होते हैं वही इसमें पैसा जमा करते हैं, और जो मतलब कट्टर मुस्लिम कहते हैं ना, कि मतलब लॉस को पूरी तरह से मानते हैं, वो फिर हर तरह से लॉस को मानते हैं कि उस पैसे का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, न शराब में, न जुए में, न हथियार बनाने से संबंधित कार्यों में। अच्छा, अगर आपके मन में आए कि पहला इस्लामिक बैंक ये कहाँ पे शुरू हुआ था, मलेशिया में शुरू हुआ था 1963 में। और अगर पूछे कि पहला नॉन मुस्लिम देश कौन सा है जहां पे इस्लामिक ये बैंकिंग शुरू हुई थी, तो यूके में, और अभी रशिया में भी ये खुल गया है। रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी है रूबल। फिर आपसे पूछ रहे केंद्र सरकार ने किस महीने को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया, तो आंसर होगा सितंबर। तो याद रखना सितंबर महीने को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। इस बार आपने 6वें नंबर का मनाया था 2023 में, 2024 में 7वें नंबर का मनाएंगे। थीम क्या थी? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। वैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक होता है। आप ये भी बताने की कोशिश करो कि पौष्टिक भोजन की बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहां पे कही गई है, किस नंबर पे की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा नागालैंड। मतलब एक लाइन में समझाऊं तो बर्थ रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? बच्चों के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। और आप जानते हो आधार को किसने बनाया? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं? याद रखना 12। और अभी UIDAI के नए CEO बने थे, बताओ कौन बताएगा आप में से कौन बने थे? बाकी नागालैंड देखते हैं हम। कैपिटल नागालैंड की क्या होती है? कोहिमा होती है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। इस तरह से ये कौन से नंबर का राज्य बना था भारत का? 16वां। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, वो अरुणाचल प्रदेश का होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहां पे हुआ? जर्मनी में हुआ। बात कर रहे हैं फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप की, पहला संस्करण था इसका, ये जर्मनी में हुआ था। इसमें विजेता टीम की बात करेंगे तो WR टीम पहले स्थान पे रही, दूसरे पे टीम फ्रीडम और तीसरे पे MGD रही थी। ये एक भारतीय टीम है MGD। तो आप तो यही ध्यान रखना ये हुआ कहां पे था, क्योंकि पहला संस्करण था ना, इसलिए मैंने आपको कराया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखो कि भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया, उसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब है। तो भारत ने ये दुनिया का पहला आपदा अस्पताल विकसित किया था। तो भारत ने ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया था। पोर्टेबल मतलब इसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। 72 क्यूब्स में पैक किया जा सकता है इसे। मतलब इस तरह के 72 ब्लॉक्स हैं जिन्हें ऐसे अरेंज कर लोगे तो बन जाएगा, हटा दोगे तो बिगड़ जाएगा, फिर उठाओ फिर दूसरी जगह पे ले जाओ वहां बना दो। ऐसे था ये पोर्टेबल। नाम याद रखना इसका, तो आरोग्य मैत्री क्यूब था। अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। याद रखना ये। अच्छा, इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है? ये प्रश्न आता है एग्जाम में, मेडिटेरियन सी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसने जीता? एटाना बोनमाटी ने। एटाना बोनमाटी वे स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी हैं। उन्हें अभी UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए चुना गया। जबकि पुरुषों में चुना गया अर्लिंग हॉलैंड को, जो कि नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि डूरंड कप खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मोहन बागान ने। डूरंड कप पहले तो याद रखना ये इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। आप कह सकते हो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, और दुनिया में बात करेंगे तो दुनिया का 5वां सबसे पुराना है। 2023 में ये इसका 132वां संस्करण हुआ था। फाइनल याद रखना ये कोलकाता में हुआ था, जिसको जीत लिया मोहन बागान ने। किसे हराया? ईस्ट बंगाल ने। ये काम की बातें हैं। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। पहली बार ये खेला गया था 1888 में,
और सबसे सफल टीम इसमें मोहन बागान रही है, 17 बार जीत चुकी है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर को मनाते हैं हर साल ये अंतरराष्ट्रीय दान दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे। और वैसे आप जानते हो इस दिन शिक्षक दिवस भी होता है भारत में। और क्यों मनाते हैं ये चैरिटी डे? तो 5 सितंबर को कोलकाता में मदर टेरेसा जी का निधन हुआ था, तो उनकी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक कौन बने? वसुधा गुप्ता। आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में भी जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो ये आकाशवाणी है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, ऑल इंडिया रेडियो। आप जानते हो डॉक्टर सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। और प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने थे। फिर पूछ रहे भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। तो एक कंपनी है जिसका नाम है कार्निंग इंक, जो कि तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा। और आप कह सकते हो ये देश में अपनी तरह का पहला निवेश होगा इसका। तो स्मार्टफोन की स्क्रीन पे जो आप कवर ग्लास लगाते हो, जो गोरिल्ला ग्लास होते हैं, वो ये बनाएगी यहाँ पे। और कितना निवेश करेगी? 934 करोड़ रुपए। ये अमेरिका की एक कंपनी है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका। और ये जो कंपनी है गोरिल्ला ग्लास के आविष्कारक के रूप में इसको जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये। तो ये थी गाइस आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। जिस तरह से धीरे धीरे 10-12 मिनट करके हमने इतने सारे महीने खत्म कर लिए, इसको भी खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो, क्योंकि डेली 24 घंटे में से आपके लिए 10-11 मिनट निकालना आसान होगा, और उतने समय में जो भी चीजें आप पढ़ोगे वो आपको याद भी रहेगी, क्योंकि ये चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वापस से रिवीजन इसलिए तो कर रहे हो ताकि जो चीजें आप भूल गए हो वो याद आ जाए। वरना बहुत सारे यूट्यूब पे 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के वीडियोस पड़े हुए हैं। पूरे साल भर 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख लो, 3 घंटे की क्लास लगाओ, फिर 3 घंटा उसमें दो, फिर उस 3 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, उसमें आपको भी पता नहीं कितने याद रहेंगे कितने याद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अपना कंसेप्ट है कि मात्र 10 से 11 मिनट लूंगा, जितने भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे। अगले दिन फिर 10-11 मिनट लूंगा, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे चलते रहेंगे, चीजें याद करते रहेंगे। बस वीडियोस को सपोर्ट करा करें आप लोग। जितना मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ, थोड़ा सा आप भी मेरे बारे में सोचें, अपने वीडियोस के बारे में सोचें, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए, आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ये किसके दम पे चलेंगे। तो लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।